हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 48 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर खालिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी प्रणोद, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी दाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाब। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी दाब। दाब किसको कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अदाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और या तो फिर इसको हम लोग पास्कल भी कहेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही। इसको क्या करना, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किसी वस्तु का त्वरण इसके खालिस्तान के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी किसी वस्तु के स्थिति बदलने की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। वेग एक क्या है? सदिश राशि है, और इसका सही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। सॉरी, वेग मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और त्वरण का बोला जाएगा ना, तो त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी स्थैतिक बल। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्प्लावन बल। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं, तो उसके ऊपर की ओर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति खालिस्तान से भी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 200 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग जो है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। जबकि इंफ्रासोनिक का अगर देखा जाए तो 20,000 से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक 20,000 से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, और जो श्रव्य ध्वनि हुई यानी जिसको हम लोग सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी। सिर्फ दिया हुआ है गोलीय दर्पण। तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या हो जाता है? R/2 हो जाता है। तो F = R/2, और दिया हुआ कितना है? 40/2 क्या हो जाएगा? यानी 20 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 30। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दिए गए परिपथ में खालिस्तान का प्रवाह वामावर्त होता है। ऑप्शन नंबर ए धारा, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो जाएगा किधर होता है, वामावर्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। परंपरागत रूप से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के क्या होगी, वामावर्त दिशा में होगी। इसमें जो दर्शाया गया है इसमें वही परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वामावर्त होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा खालिस्तान का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल्स, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ऑप्शन नंबर सी परावैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर डी परमाणु विखंडन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल्स। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि क्या करती है, सूरज की रोशनी विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा में फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल जो है वो फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो प्राप्त हुआ जिसको हम लोग फोटोन का उपयोग करता है। इसको ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिशा में बदलाव, ऑप्शन नंबर सी गति में बदलाव, ऑप्शन नंबर डी गति वर्धन में बदलाव। तो किस पर निर्भर नहीं करती है ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर, यानी स्पीडोमीटर पर निर्भर ही नहीं करता। बाकी जो उसकी दिशा में बदलाव गति में बदलाव, गतिवर्धन में बदलाव पर क्या होता है, निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो संकेत दिया हुआ है का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में खालिस्तान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रियोस्टेट, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर सी तार का जोड़, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियोस्टेट में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। रियोस्टेट एक प्रकार का परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है जिसे किसी भी विद्युत परिपथ में लगाने पर इस परिपथ मतलब इससे जो परिपथ का होता है ना वो प्रतिरोध घटाया या बढ़ाया जाता है। इसी की सहायता से हम लोग विद्युत परिपथ में धारा के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये धारा एक तरह से नियंत्रक, इसको मतलब हम लोग धारा नियंत्रक भी कहेंगे। इसको भी ध्यान रख लेना हम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से खालिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता, ऑप्शन नंबर बी कर ढांचा, ऑप्शन नंबर सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन नंबर डी मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो टैक्सोनॉमी ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी, तो कैरोलस लीनियस ने रखी थी, जो कि अपने बुक में ही अपने सिस्टेमा नेचर नाम का बुक उसी में बताया था। इसमें द्विनाम पद्धति का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके अनुसार जो पहला शब्द हुआ यानी किसी भी प्राणी का नाम उनके प्रथम शब्द को वंश बताता, वंश के बारे में बताता, जबकि दूसरा शब्द है वो स्पीशीज को बताता है।
इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है खाली स्थान उत्तक फूल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जाइलम और स्थूलकोण उत्तक, ऑप्शन नंबर बी जाइलम और मृदुत्तक, ऑप्शन नंबर सी जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी जाइलम और दृढ़ उत्तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहन पूल उत्तक होता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी यानी जटिल उत्तक के नाम से भी जानेंगे एक तरह से। और उत्तक किसको बोलेंगे? तो कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 9:1:3:3, ऑप्शन नंबर बी 1:3:9:3, ऑप्शन नंबर सी 9:4:2:1, ऑप्शन नंबर डी 9:3:3:1। तो मेंडल के प्रयोग के अनुसार दो लक्षणों के बीच जो द्विसंकर संकरण है, तो उसका क्या हो जाएगा? अनुपात होता है 9:3:3:3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसको बताने के लिए बहुत बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसको अभी फिलहाल के लिए थोड़ा रट लीजिए, क्योंकि इसमें दो तरह का होता है। दोनों टी एक तो पौधे पे जो किए थे कैपिटल टी और टी कर करके, उसको भी थोड़ा डिटेल से बताना पड़ जाएगा और इसको भी बताना पड़ेगा। इसलिए अभी फिलहाल के लिए थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए। किसी और लेक्चर में रहेगा तो उसमें हम इसको डिटेलिंग कर करके बता देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है खाली स्थान विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए नदी तल, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म, ऑप्शन नंबर सी समुद्री तल, ऑप्शन नंबर डी चट्टान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि विकासवादी संबंधों का प्रमाण कौन देता है? तो जीवाश्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की, जिसको हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं, खाली स्थान। ऑप्शन नंबर ए में मतलब सभी रज्जुकी में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है। ऑप्शन नंबर बी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सीलोमेर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में मेरुदंड होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये किस तरह के होते हैं? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ट्रिप्लोब्लास्टिक उसको बोलेंगे जैसे एक तरह से जैसे इस टाइप का सेल बना हुआ है, उसके अंदर का और ये है ऑर्गन, मतलब कि बीच वाला ये मीजोडर्म और ये एक्सो इस टाइप से कर करके होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। और जिसमें दो ही तरह का एक तरह का सेल पाया जाएगा वो हो जाएगा मेरा डिप्लोब्लास्टिक। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी पाचन, ऑप्शन नंबर सी आत्मसात्करण, ऑप्शन नंबर डी निष्कासन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्ग्रहण। यानी आहार नाल में भोजन पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रक्त में सफेद रक्त कण खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी
पोषक तत्वों को ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, खून जमने में मदद करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सफ़ेद रक्त जो कण होता है वो क्या चीज़ करने में मदद करता है? सफ़ेद रक्त को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। और ये क्या करता है? हम लोग के शरीर को में संक्रमण होने से भी क्या करता है? बचाने का कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिनिन। ऑप्शन नंबर बी, लवण। ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिनिन। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी क्रिएटिनिन क्या करता है? पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड और कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस की। ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस और पोटेशियम की। ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम और कैल्शियम की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस की। मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी, परमाणुकता। ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रम। ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता। तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। जैसे परमाणुकता में हम लोग जानते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखेंगे तो इसका परमाणुकता कितना हो जाएगा? 2। वैसे ही अगर फास्फोरस P4 लिखे तो इसका 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 17। ऑप्शन नंबर बी, 18। ऑप्शन नंबर सी, 16। ऑप्शन नंबर डी, 20। तो क्या बताएं? इसमें कर लेना 8 2 10 और 7 17। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और ये 17 किस परमाणु का है? तो ये हो जाएगा मेरा क्लोरीन, यानी Cl लिख दे रहे क्लोरीन। यानी कि क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, तनु अम्ल में पानी। ऑप्शन नंबर बी, सांद्र अम्ल में पानी। ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, पानी में सांद्र अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में सांद्र अम्ल को धीरे धीरे करके क्या करना चाहिए? मिलाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए उसमें जल में मतलब कि अम्ल का कुछ बूंद डालते हैं और उससे क्या होती है? एक तरह का समझ लीजिए ऊष्मा बाहर आती है। तो इसी को हम लोग ऊष्मा शोष्याभिक्रिया भी कहेंगे एक तरह से। जिसमें ऊष्मा बाहर आ रहा है ऊष्मा शोष्याभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा लेने की जरूरत पड़ रही है ऊष्मा क्षेप्याभिक्रिया। सॉरी, उल्टा बोल दिया, ऊष्मा क्षेपी जिसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा को शोषित यानी ऊष्मा देना पड़ रहा है, ऊष्मा शोष्याभिक्रिया हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम
केवल खालिस्तान तत्व तक लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए एस यानी सल्फर, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल किस तक होते हैं? तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम तक ही क्या होते हैं? लागू होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं खालिस्तान को अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए अधातुओं से धातु, ऑप्शन नंबर बी उपधातुओं से अधातु, ऑप्शन नंबर सी हैलोजन से धातुओं, ऑप्शन नंबर डी उपधातुओं से धातुओं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधातुओं से धातु को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कार्बन इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब। यानी ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसका अधातु का अपरूप, कार्बन का अधातु का अपरूप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है अनबुझे चूने का आणविक सूत्र खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी CaCO3, ऑप्शन नंबर सी CaCl2 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी CaO। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी अनबुझा चूना क्या हो जाएगा? CaO। वैसे ही बुझा चूना देखा जाएगा तो CaOH का होल ट्वाइस। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो संगमरमर भी कहेंगे। इसको भी ध्यान रखना। ये तो हो जाए कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए।